Our next article is chemical potential or partial molar free energy. For this case, we need to consider an extensive property. Now, first of all, what is an extensive property? An extensive property is that property which depends upon quantity of matter contained in it, कि कितनी quantity उसमें चीज़ जो है वो present है. इसके हम कौन कौन से examples कर सकते हैं? We can have the volume, we can have the free energy, we can have entropy, we can have energy. ये सारी चीज़ें जो है बच्चे extensive property में आते हैं. सपोज बच्चे इस पूरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर देते हैं, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल एफ के साथ. सपोज बच्चे ये हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड लेट अस अज्यूम कि हमारे पास उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? एन पार्टिकल्स हैं. सिंस वी आर डीलिंग विद द सॉल्यूशंस, हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो हीटेरोजीनस सिस्टम है, उस हीटेरोजीनस सिस्टम में या हमारे जो सोल्यूशन आ रहा है उसके अंदर हमने कितने पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं? दैट इज स्मॉल एन. तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो अमाउंट्स जो प्रेजेंट होंगे उस सिस्टम में, लेट अस कंसिडर दैट दे विल बी इक्वल टू n1 n2 n3 नंबर ऑफ द मोल्स आर प्रेजेंट. तो उस केस के लिए बच्चे हमने क्या कंसिडर किया कि हमने क्या बोला कि f हमारा कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी है. that f, since that is your extensive property, we assume that that is a function. किस चीज़ का फंक्शन है? वो टेम्परेचर का फंक्शन भी है, प्रेशर का फंक्शन भी है, एंड इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन इट. आई रिपीट, हमने बोला कि एफ हमारे पास क्या है? दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोली? जो किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है. हमने बोला एफ जो है दैट इज दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ योर टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ योर प्रेशर, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन इट. So suppose बच्चे, if there is a, we can write it like this: F capital, which is an extensive property, that is a function of your temperature, pressure, number of the particles, that are number of the constituting particles, you can say that is n1 n2 n3 and so on. अगर बच्चे हमारे पास small change आ रहा है, small change temperature में आ रहा है या pressure में आ रहा है या amount of constituting particles में आ रहा है, तो हम उसको कैसे represent करते हैं? that is df, which is equals to curly f. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लेना है, दैट इज कर्ली टी. देन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लिया, हमने बाकी के कॉन्स्टिट्यूटिंग थिंग्स ले लेनी है. कौन कौन सी आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे प्रेशर n1 n2 एंड बाहर यहाँ पे अगर कर्ली टी है तो विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा. हमने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लिख लिया, सेम हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर लेना है. अब इस रिस्पेक्ट टू प्रेशर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू कर्ली प्रेशर, दैट इज कीपिंग योर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कांस्टेंट. विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कर्ली पी लिया था, ये डीपी प्लस सेम वे से आपने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली कर लेना है. वो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज कर्ली एफ बाई कर्ली n1 टी पी n2 n3 dn1. सेम वे से n1 छोड़ दो, अब आपके पास dn2 आ जाएगा, तो कर्ली n2 के रिस्पेक्ट में कर लिया, दैट इज टी पी n1 n3 एंड dn2 एंड सो ऑन. यहाँ आप जितने मर्जी पार्टिकल जितने लेने हैं आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको रीराइट कर सकते हो. तो ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है बच्चे, ये वाली, दिस इज योर कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू योर कर्ली टेम्परेचर कीपिंग योर अदर थिंग्स कांस्टेंट. तो वो हमारे पास क्या आ रही है? फर्स्ट क्वांटिटी क्या दे रही है? दैट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर. जब आपकी बाकी की टर्म्स जो है, जैसे प्रेशर हो गया, n1 n2 है, हमने उसको क्या कर दिया? कांस्टेंट रख दिया. सेम बेसिस सेकंड क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ रही है? चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जब आप अपना टेम्परेचर एंड बाकी के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो. सेम वे से आपकी ये थर्ड टर्म आ रही है. थर्ड टर्म में आपने इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल रखा है, बाकी टेम्परेचर, प्रेशर, लीविंग अपार्ट योर n1 पार्टिकल, आपने बाकी के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखा हुआ है. सो वी कैन राइट ऑल दिस इक्वेशन इन as many number of the particles as we are given in the क्वेश्चन. सो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इसको रीराइट कर सकते हैं. सो सपोज ना बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए हम, मतलब इस इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो उस केस के लिए हम dt की वैल्यू किसके इक्वल लिखते हैं? जीरो. dp की वैल्यू भी हम किसके इक्वल लिखते हैं? दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? दैट इज ये जीरो हो जाएगा, ये आपके पास जीरो हो गया. सो हमारे पास ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो वो चली जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा? दैट इज योर df एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब है बाहर जब हमने लिखा है TNP, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. df एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल्स टू योर थर्ड टर्म एंड योर फोर्थ टर्म. एंड व्हाट वाज योर थर्ड टर्म? थर्ड टर्म आपके पास है, दैट इज योर कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू कर्ली n1 टेम्परेचर, प्रेशर, n2 n3 सो ऑन, dn1 प्लस कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू कर्ली n2
कीपिंग योर टेम्परेचर प्रेशर N1 N3 कांस्टेंट एंड DN2 एंड सो ऑन. सो ये जो बच्चे हमारे पास हर टर्म आ रही है राइट हैंड साइड में, इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. पार्शियल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे हर प्रॉपर्टी जो है हमारे पास यहाँ पे, या हर क्वांटिटी हम कह सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है टोटल चेंज इन द प्रॉपर्टी, जस्ट एज इन केस ऑफ योर मिक्सचर ऑफ द गैसेस. तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में बच्चे हम क्या कहते हैं कि आपकी गैस है, उस गैस में यू आर हैविंग मिक्सचर ऑफ गैस की बात अगर हम करते हैं तो दैट गैस वी मे बी हैविंग ऑक्सीजन, वी मे बी हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, वी मे बी हैविंग नाइट्रोजन. तो वो हमारे पास हर एक गैस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, हर एक गैस का इतना एक पार्शियल प्रेशर है. तो सेम वैसे यहाँ पे भी बच्चे हर डेरिवेटिव जो हमारा राइट हैंड साइड में है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज योर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. और उसको बच्चे हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ बार. बार का मतलब है उसके ऊपर लाइन लगा दो. सो हम उसको F1 बार, F2 बार फॉर द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, फॉर द सेकंड कॉम्पोनेंट एंड सो ऑन. जितने कॉम्पोनेंट्स होंगे हम उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ली F विद रिस्पेक्ट टू कर्ली N1 टेम्परेचर प्रेशर N2 N3 एंड सो ऑन. उसको हमने क्या लिख दिया, दैट इज रिटन एज F1 बार. एंड सेम वैसे सेकंड वाली टर्म जो आपके पास आ रही है, दैट इज कर्ली F डिवाइडेड बाय कर्ली N2 टेम्परेचर प्रेशर N1 N3, दैट इज इक्वल्स टू F2 बार. इन जनरल हम अगर हमारे पास पूरे हमारे पार्टिकल में N1 N2 N3 Ni कॉम्पोनेंट्स हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कर्ली F विद रिस्पेक्ट टू कर्ली Ni कीपिंग योर टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, उसको हमने क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू Fi बार. दैट इज योर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. नाउ सपोज बच्चे ये जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी हमने पीछे कितनी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे फ्री एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया कि लेट अस एज्यूम कि हमारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दैट इज योर फ्री एनर्जी. और फ्री एनर्जी को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G के साथ. तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, दैट इज कर्ली F की जगह पे आपने G लिख दिया, दैट इज कर्ली G विद रिस्पेक्ट टू कर्ली Ni टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 दैट इज इक्वल्स टू Gi. दिस इज योर अनदर इक्वेशन. तो ये जो क्वांटिटी बच्चे आपके पास आ रही है, इसको हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड इट एज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी. Why are we calling it as free energy? Because we considered that this extensive property, we are assuming it as your free energy, and we said that free energy is an extensive property. That is why we are calling it as partial molar free energy, or it is called as your simply chemical potential. And this chemical potential, इसको हमने किसके साथ represent कर देना बच्चे, म्यू के साथ. तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, that is equals to Gi bar, which is equals to curly G with respect to curly Ni, keeping your temperature, pressure N1 N2 and so on. नाउ लेट अस अज्यूम बच्चे कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज इक्वल्स टू DNI, उसकी वैल्यू हम किसके इक्वल लिख लें, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल. सो अगर वो 1 मोल की इक्वल आ रही है तो हमारे पास म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, बिकॉज नाउ वी आर स्पेसिफाइंग दिस curly Ni equal to DNI that is equals to 1 mole. so हमने इसको अगर 1 किया तो आपके पास ये mu i की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, जो केमिकल पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल्स टू Dg कीपिंग योर टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 कांस्टेंट. सो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये टर्म आ रही है mu which is called as your chemical potential. So next we come to is the definition of the chemical potential, and this is important. So chemical potential की definition आपके पास क्या हो जाएगी कि chemical potential of a constituting particle that is given in a mixture, it is the increase in the free energy which takes place. जब हमने temperature क्या लिया था, constant रखा था, जब pressure क्या लिया था, वो constant रखा था, और हमने number of moles को किसके equal लिखा था, that was kept equal to 1 mole. So जब 1 mole equal constituent लिया था तब हमने क्या किया था कि बाकी चीज़ों को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया. तो उस केस में बच्चे जो आपके पास टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज योर केमिकल पोटेंशियल. एंड कीपिंग द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांस्टेंट. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांस्टेंट का क्या मतलब है, आपने N1 लिया तो आपने N1 को छोड़ के बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है जैसे N2 N3 N4 उसको कांस्टेंट रख लिया. फिर आपने N2 कंसिडर किया तो उसके बाद आपने N1 N3 N4 एंड सो ऑन बाकी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को कांस्टेंट रख लिया. इसको सिंपल वे में आप कैसे लर्न कर सकते हो कि जो भी आपने प्रॉपर्टी, आई शो यू देयर वंस अगेन, कि अगर आपने टेम्परेचर लिया तो आपने टेम्परेचर को छोड़ के आपने बाकी सारी टर्म्स लिख लेनी है. आपकी प्रेशर है, आपके पास N1 है, N2 है, सब लिख दिया. अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किया तो आपने प्रेशर को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आपने रख देनी है, वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. अगर आपने N1 लिया तो N1 को छोड़ के बाकी जितनी टर्म्स आपके पास आ रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, N2 N3, उसको आपने यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कर लेना है. सो उसके बेसिस पे हमारे पास जो है वी कम टू द टर्म दैट इज कॉल्ड एज योर केमिकल पोटेंशियल. सो केमिकल पोटेंशियल में हमारे पास क्या, दैट इज बेसिकली एन इंक्रीज इन द
free energy which takes place when you are keeping your system at a constant temperature, when you're keeping your system at a constant pressure, and when you are taking number of moles which is equals to 1 mole, and that 1 mole is added to the system such that आपके पास जब 1 मोल ऐड कर रहे हो इन सच ए लार्ज क्वांटिटी कि आपके सिस्टम जो है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज योर केमिकल पोटेंशियल. Now for this free energy which is we written as an extensive property, जो हमारे पास previous equation आई थी, अगर हम उसमें rewrite करते हैं तो dg की वैल्यू क्या हो जाएगी at constant temperature and pressure, means only at constant temperature and pressure, that is curly g with respect to curly n1, because आपने temperature और pressure को constant रखा है, t and p बाहर आपके पास यहाँ पे n1 है, so you'll be taking n2 n3 dn1, and same way say for the second particles, that is curly g with respect to curly n2 temperature pressure, apart from n2 you will be writing n1 n3 dn2 and so on. So इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो dg at constant temperature and pressure, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, that is mu1 dn1, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, that is equals to mu2 dn2. Now suppose बच्चे ये mu जो आपके पास अभी ऊपर हमने किया, that is your chemical potential. Now suppose if you are having a system and that system is having the definite composition. Definite composition का क्या मतलब है, that is having n1 n2 n3 number of the moles are present. तो हम इस equation को integrate कर सकते हैं. integrate करेंगे तो dg की integration किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, g at your constant temperature, pressure and your total number of the particles, that is your capital N. Then this mu1, the dn1, that can be written as n1 mu1, because dn1 की mu1 is a constant, जो हमने इसको as such रख लिया, that is equals to mu1. dn1 की इंटीग्रेशन किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, n1. so n1 mu1 plus n2 mu2. कैपिटल एन हमने क्या किया कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑल्सो केप्ट एज कॉन्स्टेंट. सो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है बच्चे, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल के लिए जो फ्री एनर्जी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. सेकेंड जो आपके पास टर्म आ रही है दैट इज इक्वल्स टू n2 mu2, दैट विल बी द फॉर द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स. On the same way हम mu1 mu2 क्या कह सकते हैं, that is your contribution per mole, that is for your chemical potential to the total free energy. So there is another way to that by which you can define your chemical potential, and that is that the chemical potential of a constituting particle in a mixture, it is the contribution that is per mole to the total free energy of the system when your system is kept at your constant temperature and when your system is kept at your constant pressure. अब हमने बच्चे यहाँ पे क्या बोला कि हमारा फ्री एनर्जी जो है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो जो केमिकल पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है, या इन जनरल हमने केमिकल पोटेंशियल को पहले क्या लिखा था, दैट वाज रिटन एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. दैट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चे, वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. तो और ये जो केमिकल पोटेंशियल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन इन फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज इससे हम बाकी के बेसिक लॉज जो है बच्चे वो निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है दैट यूल स्टडी इन सेकंड ईयर, फेज रूल है दैट यूल स्टडी इन सेकंड ईयर. सो वो लॉज को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू लर्न दिस, दैट इज योर केमिकल पोटेंशियल. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो आर्टिकल आती है दैट इज योर फिगासिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स. अब हमारे पास हमने केमिकल पोटेंशियल है, यू नीड टू लर्न दिस इक्वेशन. केमिकल पोटेंशियल जो होती है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस हमारे पास कौन सी होती है, विच ओबेज all the gas laws at all conditions of your temperature and pressure. तो उस केस में जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हमने किससे रिलेट कर देना है, दैट इज म्यू, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ पी. दिस इज एल एन विच इज लॉन नॉट लॉग. अभी हम लॉन की बात कर रहे हैं. म्यू जो है आपका केमिकल पोटेंशियल है, म्यू नॉट जो है बच्चे, नॉट जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है जब आपने प्रेशर कितना लेना, दैट इज टेकन इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सपोज बच्चे यू आर हैविंग द गैस, दैट गैस इज अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस. सपोज अगर हमारे पास उस मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस की हम बात करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं आई कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का, उसको हम कैसे रिप्लेट कर सकते हैं. दिस इज म्यू, म्यू की जगह पे आप म्यू आई कर दो, म्यू नॉट की जगह पे म्यू आई नॉट कर दो, आर टी दैट इज अ कांस्टेंट ओनली, लॉन ऑफ पी आई आप इसको लिख सकते हो. जहाँ पे बच्चे ये म्यू आई नॉट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द केमिकल potential for the constituting particles in this standard state. और standard state में अभी आपको बता चुकी हूँ उसके लिए pressure क्या होता है, that is equals to 1 atmospheric pressure. अगर suppose बच्चे, since we are dealing with the solutions not with the gases, so solutions में आपके पास अगर ideal solution है तो उस ideal solution के लिए chemical potential जो होती है बच्चे वो उसको हम कैसे रिप्लेट कर सकते हैं, rather than writing it, because gases को बच्चे याद रखना, अगर आपके पास गैस होती है तो गैस को आप प्रेशर में करते हो, अगर आपके पास solutions की बात करते हैं तो solutions को हम कंसंट्रेशन में
मेजर करते हैं. सो रादर देन राइटिंग इट एज पी, हमने वहाँ पे क्या टर्म यूज कर देनी है, दैट इज योर सी. सो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज म्यू आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ पी आई. पी आई वॉज फॉर योर प्रेशर फॉर द गैस. अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अभी आपको बता दिया, तो हमने क्या यूज कर लेनी है, दैट इज योर सी आई, दैट इज योर कंसंट्रेशन. बट रियल गैसेस और रियल सोल्यूशन या नॉन आइडल गैसेस एंड नॉन आइडल सोल्यूशंस को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जी.एन. ल्यूइस. उसने दो टर्म्स यूज की थी बच्चे, दैट इज वन इज योर फिगैसिटी एंड द सेकंड टर्म जो आपके पास दैट इज योर एक्टिविटी. अब इसको सिंपल वे में आप लर्न कैसे कर सकते हो. फिगैसिटी जो होती है बच्चे, दैट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर योर प्रेशर. मीन जहाँ पे आप प्रेशर है वहाँ पे आप टर्म क्या यूज कर सकते हो, दैट इज योर फिगैसिटी. और जहाँ पे बच्चे आपके पास एक्टिविटी ए आ रही है वो वहाँ पे आप किसके लिए यूज कर सकते हो, दैट इज योर कंसंट्रेशन. आई रिपीट, fugacity जो होती है बच्चे, that is the substitute for your pressure, and if you have the activity A, then that is a substitute for your concentration. So fugacity, there is a definition that fugacity may be defined as the substitute for pressure to explain the behavior of your real gases, and activity may be defined as the substitute for the concentration to explain the behavior of the non-ideal solution. That means gases को क्योंकि हम pressure के terms में measure करते हैं and solutions को concentration में measure करते हैं. अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में हमारे पास आइडल एंड नॉन आइडल गैसेस होती हैं. तो ये जो नॉन आइडल गैसेस के बिहेवियर को अगर एक्सप्लेन करना है, देन हमने कौन सी टर्म यूज करनी है, दैट इज द फ्यूगासिटी. और अगर हमने कंसंट्रेशन की टर्म में बात करनी है तब हमारे पास सोल्यूशन आता है. सोल्यूशन को जब हम कंसंट्रेशन में करते हैं तो अगर हमने आइडल सोल्यूशन को नॉन आइडल सोल्यूशन से डिफरेंशिएट करना है तो देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म कंसंट्रेशन हमने उसकी जगह पे क्या टर्म यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर आपके पास बच्चे मिक्सचर है रियल गैसेस का, तो केमिकल पोटेंशियल जो है जहाँ पे हमने एफ पी लिखा था उसकी जगह पे हमने क्या कर देना, वील बी राइटिंग द फ्यूगासिटी. सो म्यू आई विल बी इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ एफ आई. एफ आई बच्चे आपके पास क्या, दैट इज द फ्यूगासिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट. और वो फ्यूगासिटी किसका है, दैट इज फॉर योर आइथ मिक्सचर इन द आई कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल इन द मिक्सचर. मीन्स आपके पास कोई मिक्सचर है उसमें N1 N2 N3 एंड सो ऑन टिल Ni पार्टिकल्स है, उसके लिए हम इसको एफ आई लिख सकते हैं. नॉन आइडल सोल्यूशन है तो सोल्यूशन, दिस वाज फॉर योर रियल गैस. आई एम रिपीटिंग, रियल गैस है. गैस को बच्चे हमेशा प्रेशर में मेजर करते हैं बिकॉज गैसेस की कंसंट्रेशन हम नहीं मेजर कर सकते, तो गैसेस को हमेशा प्रेशर में लेके चलते हैं एंड जो सोल्यूशंस होते हैं उसको हम हमेशा कंसंट्रेशन में करते हैं. तो अगर आपके पास नॉन आइडल सोल्यूशन है तो उसको अगर हमने कंसंट्रेशन में करना है तो केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू आई विच इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ ए आई. एक आपके पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू योर रियल गैसेस जो हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया फिगैसिटी के साथ. दूसरा हमारे पास आ रहा है सोल्यूशंस के लिए, सोल्यूशंस में हमने कंसंट्रेशन को सब्सटीट्यूट कर दिया विद एक्टिविटी ए आई, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी ऑफ योर कॉम्पोनेंट ऑफ योर आई इन द सोल्यूशन. अब इस एक्सप्लेनेशन को बच्चे हमने क्या करना है कि ये हमारे पास दो चीज़ें बताती है कि हमारे पास व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ योर रियल गैसेस. प्रेशर को बच्चे हमने करेक्ट करना है, उस प्रेशर को हमने कैसे करेक्ट किया, उसको हमने एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है और उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के मतलब उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो करेक्टेड फैक्टर आता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर फिगैसिटी. सो यू नीड टू लर्न दिस ऑल्सो. तो फिगैसिटी एफ दैट इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी. I'll repeat, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे रियल गैसेस डिविएट कर रहे हैं आइडल गैसेस के साथ या रियल सोल्यूशंस जो है वो डिविएट कर रहे हैं आइडल सोल्यूशन से, तो हमने एक करेक्शन फैक्टर लगाया. अब उस करेक्शन फैक्टर में हमारे पास अगर हम रियल गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमने प्रेशर को एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर गामा. सो फिगैसिटी इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी. ये जो गामा आपके पास आ रही है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ योर गैस. सो यहाँ से बच्चे आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो गामा वुड बी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई पी. दैट मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन दिस, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, activity coefficient of a gas may be defined as the ratio of the fugacity of the gas in a given state to the pressure of the gas in the same state. State आपकी बच्चे सेम रहनी चाहिए. सो हमारे पास fugacity coefficient क्या हो जाएगा, that is define fugacity or your activity coefficient. You can call it as fugacity coefficient also or activity coefficient also. क्योंकि बच्चे हम fugacity की बात कर रहे हैं तो I'll call it as fugacity coefficient. So suppose बच्चे अगर आपके पास आइडल गैस है, आइडल गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 है, तो अगर गामा की वैल्यू 1 है तब आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, एफ इज इक्वल डिवाइडेड बाई पी. तो आइडल गैस के लिए क्वाइट ऑब्वियस है fugacity किसके इक्वल आ जाएगी, आपके प्रेशर के इक्वल आ जाएगी. बट फॉर योर रियल गैसेस दिस गामा is always less than 1 or it is greater than 1
तब तभी बच्चे आपकी जो रियल गैसेस हैं दे आर गोइंग टू डिविएट फ्रॉम योर आइडल गैसेस। आई विल रिपीट दिस वंस अगैन। हमारे पास क्या है कि रियल गैसेस थे और हमारे पास नॉन रियल गैसेस और आइडल गैसेस है, रियल सोल्यूशन है और नॉन आइडल सोल्यूशन है। अगर हमारे पास डेविएशंस आ रही हैं तो वो डेविएशंस को बच्चे हमने एक फैक्टर के साथ करेक्ट करना है, एंड दैट फैक्टर इन केस ऑफ योर गैसेस दैट इज डिफाइंड बाय गामा। गामा जो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय पी, या फिगासिटी इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी। गामा जो आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द गैस, बच्चे आप इसको फिगासिटी कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। फॉर द आइडल गैसेस तो वहां पे आपके पास गामा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इफ दिस गामा इज इक्वल्स टू 1, इसमें पुट कर दो तो f डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू 1, तो f की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p के इक्वल आ जाएगी। बट अगर आपके पास रियल गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो रियल गैसेस में दिस वैल्यू इज ईदर ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1। सेम इज द केस विद योर नॉन आइडल सोल्यूशन। नॉन आइडल सोल्यूशन में भी हमने कंसंट्रेशन को करेक्टेड फैक्टर के साथ करना है, तो जैसे हमने ऊपर किया दैट इज एफ इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी, यहाँ पे हम ए इज इक्वल्स टू गामा इंटू सी कर देंगे। यहाँ पे गामा जो होगी दैट इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ दिस इन दिस सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी ली है, दैट इज इक्वल्स टू सी। अगेन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय सी। से अगर आपके पास आइडल सोल्यूशन होगा तो उस आइडल सोल्यूशन के लिए आपके पास गामा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, so A will be equals to C. So concentration और activity same हो जाएंगी. But for the non-ideal solution again, your gamma cannot be equal to 1. Either it is greater than 1 or it is less than 1. So activity coefficient of a component को हम कैसे define कर सकते हैं? It is the activity of that component in the solution to the concentration of the same component in the solution. So that is called as your activity coefficient. ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। अगर आपके पास ideal solution है तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो आपके पास कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू योर एक्टिविटी। अदर सॉल्यूशंस के लिए विच आर नॉट रियल सोल्यूशन, मतलब आई मीन आई शुड से विच आर नॉट आइडल सोल्यूशन, आपके पास जो नॉन आइडल सोल्यूशंस होंगे गामा की वैल्यू दैट विल डेविएट फ्रॉम 1, ईदर इट विल बी ग्रेटर देन 1 और इट विल बी लेस देन 1। यूजुअली हम क्या कहते हैं बच्चे, एफ जो है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर या मोल फ्रैक्शन में। तो एफ इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय सी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज सी क्रॉस एफ आपके पास आ जाएगा। या एफ इज इक्वल्स टू, अगर मोल फ्रैक्शन में लिखना है, ए डिवाइडेड बाय एक्स आपके पास आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्रॉस एफ। सी आपके पास कंसंट्रेशन है और यू कैन कॉल इट एज मोर स्पेसिफिकली एज मोलर कंसंट्रेशन। एक्स बच्चे आपके पास मोल फ्रैक्शन है। गामा जो आपके पास सिंबल आ रही है दैट इज योर एक्टिविटी कोएफिशिएंट इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। तब बच्चे यहाँ पे x की जगह पे या आपके c की जगह पे आपने क्या यूज कर लेना, मोलालिटी, दैट इज m। So gamma is equals to A divided by m, या A is equals to m divided by gamma. And for most of your gases and your solutions, because nothing is idle in this case, मतलब कोई भी गैस आइडल नहीं होती, कोई भी सोल्यूशन आइडल नहीं होता, तो नॉन आइडल केसेस के लिए हम क्या टर्म्स यूज करते हैं, एक्टिविटीज यूज करते हैं, fugacity यूज करते हैं in terms of your pressure, in terms of your concentration. So in short, in general हम क्या कह सकते हैं, that fugacity it is the substitute for your pressure and activity is the substitute for your concentration. This was all about your fugacity, this was all about your activity. In next lecture bachche we'll be doing with the Raoult's law.